एमएससी फाइनल के पेपर सिक्स्थ में हम यूनिट 5 कर रहे थे, जिसमें कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो है कि किस तरह से पार्टिकल क्लासिफिकेशन होता है, हेड्रोन क्लासिफिकेशन होता है, और उसके साथ कंजर्वेशन लॉस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस में। उनमें क्या क्या हैं ऐसे लॉज जो फॉलो होते हैं और वो कहाँ से आते हैं। इनवेरियंस हमने पिछली बार किया था ना। इन लेक्चर्स में अब जो होंगे उनमें हम सिमिट्रीज और कंजर्वेशन लॉज के बारे में करेंगे। तो इसमें जो डिवीज़न है वो डिवीज़न है कि कुछ सिमिट्री ऑपरेशंस हैं, जैसे पिछले कंजर्वेशन लॉस से आया था, तो उसके साथ कुछ और कंजर्वेशन भी होते हैं जो सिमिट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं, जैसे पैरिटी 3 है उसमें, चार्ज कॉन्जुगेशन और टाइम रिवर्सल। और इसके बाद जो हमारी सिमिट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हमें SU2, SU3 और हमें स्टैंडर्ड मॉडल देता है, जिससे कि हम वीक इंटरेक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक का कंबाइंड हम इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और किस तरह पार्टिकल्स का जनरेशन होता है वो भी हम इस पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद जो पार्ट आना है इसके साथ ही कनेक्टेड वो क्वार्क मॉडल है, और क्वार्क से रिलेटेड जर्मान निशिजिमा। तो ये हमारा रहेगा सिमिट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज में। अब जो 3 हमने अभी सिमिट्री प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस बताए, उसके अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें किसी भी मैटर के जो मुख्य व्यवहार होता है, फंडामेंटल बिहेवियर, वो हमें समझने के लिए पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन है, टाइम रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हैं। पैरिटी के बारे में सबसे पहले पैरिटी क्या चीज़ है। पैरिटी को समझने के लिए कुछ इस तरह से हम इसको समझेंगे कि यदि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को हम उसकी रिफ्लेक्शन कर दें, जैसे x को सपोज़ कीजिए मैं -x कर देता हूँ, y को -z कर देता हूँ और z को -z कर देता हूँ, या सिंपल टर्म्स में कहें कोई r वेक्टर है तो r वेक्टर को मैं -r में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या उनसे जो वेव फंक्शन है क्या वो भी उसका जो फॉर्म है वो साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा, या कोई और ऐसे जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी अगर साइन चेंज करती हैं तो हम उसका कहेंगे कि पैरिटी चेंज हो रही है। यदि वो चेंज नहीं होते हैं तो हम कहते हैं पैरिटी चेंज नहीं होगी। और अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर इस तरह से हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस देखें जहाँ की पैरिटी सेम ही रहे पहले और बाद में रिएक्शन के, न्यूक्लियर रिएक्शन के या न्यूक्लियर प्रोसेस के, तो उसके अंदर पैरिटी कंजर्व रहती। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो पैरिटी का हमारा ऑपरेशन है स्पेस रिफ्लेक्शन का। तो जैसे बताया R2 -R कर दें, तो ये रोटेशन में भी हो सकता है और प्लेन में भी हो सकता है। तो ये प्लेन से भी कर सकते हैं और किसी पॉइंट से भी कर सकते हैं, जैसे हम ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट से उसको चेंज कर दें, या प्लेन में करेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे। इसको समझने के लिए एक ये जो डायग्राम है फिगर 1 उससे हम समझेंगे। सपोज़ कीजिए एक पार्टिकल A है और वो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, जो कि उसको हमने ड्रॉ किया हुआ है। उसमें एक और एरो भी है लेफ्ट हैंड साइड में, देखें तो इसका पाथ है जो कर्व्ड पाथ है, और ये मूव कर रहा है किसी भी एक प्लेन में। अब इसका क्योंकि कुछ मोशन है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगी, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एक मोमेंटम p उसका डेवलप होगा। अब इस p के सपोज़ कीजिए हम एक मिरर प्लेस कर देते हैं बीच में, तो इस पार्टिकल जहाँ चल रहा था उसके आगे एक मिरर रखते हैं। मिरर से क्या होगा, अब मिरर का जो प्लेन है, अब इसके अंदर मिरर में अगर आप नॉर्मली अगर खड़े हो मिरर के सामने तो आपको समझ में आएगा कि वो लेफ़्ट राइट सिमिट्री होती है मिरर में। तो इसकी भी आप जो प्रोसेस है वो कैसा दिखेगा, वो मिरर लगाने के बाद राइट में आपको वो जो
ट्रैक है, जो पाथ है, वो ए डैश अब पार्टिकल की तरह दिखेगा और उसका मोमेंटम जो है वो अब मान लीजिए पी डैश है। अब इनके अंदर अगर हम इनके कंपोनेंट्स को अगर डिवाइड करें तो ये देखेंगे कि मिरर का जो प्लेन है उसके रिलेटिव जो कंपोनेंट है वो पी का पैरेलल कंपोनेंट से मार्क किया है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल सिस्टम था उसके रिलेटिव मिरर सिस्टम में पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इस प्लेन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम, तो पी परपेंडिकुलर से उसको डिनोट किया है, उसके अंदर ओरिजिनल सिस्टम में वो राइट की तरफ था और मिरर सिस्टम में इमेज में वो लेफ्ट की ओर पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे P पैरेलल इज इक्वल टू P पैरेलल डैश एंड P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P परपेंडिकुलर डैश। फिगर 2 को देखें तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक ओरिजिनल सिस्टम लिया है और ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम से कर रहा है, मींस इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशन। अब यहाँ पे जब हम इसको थंब रूल से भी करते हैं, अगर इसका जो मोशन है जैसे उस एरो से दिखा रखा है सर्किल में, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड होगा और ऐसे में उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। किसके रिलेटिव? जो मिरर हमने प्लेस किया है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें अंदर की ये एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, ये मिरर में कैसा प्रोसेस देखेगा? इसका जो मोशन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अभी जो एंटी क्लॉकवाइज था वो हमारा क्लॉकवाइज बन जाएगा सिस्टम। और जब ऐसा होगा तो एल जो है वो एल डैश जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्ट इसमें चेंज हो जाएगी। जो इसका प्लेन है वो शिफ्ट होगा और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो रिवर्स हो गया, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसमें चेंज नहीं हुआ। तो L पैरेलल इज इक्वल टू माइनस ऑफ L पैरेलल एंड L परपेंडिकुलर इज इक्वल टू L परपेंडिकुलर डैश। तो यहाँ पे अब हम इसको जब नेक्स्ट करें तो इसके हम क्या कंक्लूजन निकाला कि P जो मोमेंटम है उसका जो डायरेक्शन, जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है मिरर लगाने पर, मिरर इमेज में P और L वेक्टर्स जो हैं वो एक से बिहेव नहीं कर रहे। P में तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो साइन चेंज कर रहा है और एंगुलर मोमेंटम वाले केस में जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो साइन चेंज कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है इसकी वजह से हम जो वेक्टर्स को कहते हैं कि ये पोलर वेक्टर है या ये एक्सियल वेक्टर है, ये हमारा इस कंसेप्ट से आता है जो कि हमने अभी किया। तो इसमें हमने मिरर इमेज किया जो कि एक तरीके से पैरिटी ऑपरेशन है। तो इस तरह के वेक्टर जिनके अंदर की परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो साइन चेंज करे और पैरेलल कंपोनेंट साइन नहीं चेंज करे तो वो पोलर वेक्टर्स होते हैं, और जिनके अंदर की पैरेलल जो कंपोनेंट है उस वेक्टर का अगर वो साइन चेंज करे और परपेंडिकुलर नहीं करे तो वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी वेक्टर्स हैं वो किसी भी फिजिकल लॉ को बनाने में जब यूज़ होते हैं तो वो पैरेलल या पोलर या एक्सियल के फॉर्म में होते हैं। और इनको और अगर हमें समझना है तो हम मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो बहुत वेल नोन हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और वो हमें गवर्न करती हैं कि किस तरह से लेंस लॉ या कोई और भी एम्पियर का सर्किटल लॉ हो, चाहे और जितने भी कूलम्ब का लॉ हो, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रोसेस हैं वो सभी जो है मैक्सवेल के इक्वेशन से रेगुलेट होते हैं। और मैक्सवेल इक्वेशन में दो फील्ड्स जो हैं वो उसके इनबिल्ट कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स।
तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो पोलर वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्सियल वेक्टर होता है। इसको कैसे समझें? तो इसको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एक चार्ज है और उससे जो जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर हम एट अ डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो उसका ई का एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जो डायरेक्शन ई से डिनोट किया है। उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगेन मिरर प्लेस करेंगे तो एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जब इसको मिरर इमेज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके अंदर ई वेक्टर जो है वो पॉइंट करता हुआ नज़र आएगा और ऐसे में अंदर की तरफ, और इसमें जो प्लेन है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो साइन चेंज कर रहा है अपना, और क्यू डैश जैसे नया सिस्टम में है और ए डैश जो है वो उस पॉइंट पे जहाँ पे फील्ड जनरेशन हुआ। तो तो इस हिसाब से ई जो है वो पोलर वेक्टर हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है उसको हम डायरेक्शन को ड्रॉ करें तो क्यू से जो जनरेटेड है एट द पॉइंट ऑफ द सर्कम्फरेंस, तो वो बी वेक्टर जो है वो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर करेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वही रहेगा और उसका पैरेलल कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इसका कारण ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम इस कंसेप्ट से निकालें तो हम अगर लॉरेंट्ज फोर्स जैसे इक्वेशन लिखते हैं क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, तो इस केस में हमारे जो फोर्स है वो भी एक पोलर वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है, लेकिन उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी क्रॉस बी से जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो इट विल गिव राइज टू अ पोलर वेक्टर। तो हम जो भी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे कहीं भी वो पोलर और एक्सियल वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं और वो उनको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं जितने भी लॉज, वो इनसे अफेक्ट नहीं होते, वो इनवेरिएंट रहते हैं। अगर हम उनका रिफ्लेक्शन लें तो रिलेटिव टू रिफ्लेक्शन दे द लॉज आर इनवेरिएंट टू पैरिटी ऑपरेशन। तो ये हमारे बेसिक जो कंसेप्ट है उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। अब हम इसको कंटिन्यू